हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसटी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग साइकोलॉजी का आज चौथा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, जो आपकी उत्तर प्रदेश टीईटी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। सिलेबस के अनुसार 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हर प्रैक्टिस सेट में रखा गया है। अगर आप सॉल्व करके जाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको बहुत ही लाभदायक होगा। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और इसके पहले का सभी पार्ट आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, चिंतन सामग्री है तो चिंतन सामग्री कौन सी होती है? पदार्थ भी होता है, प्रतिमा भी होती है, संप्रत्यय भी होता है, यानी ये उपयुक्त सभी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चिंतन सामग्री जो है पदार्थ भी होता है, प्रतिमा भी होता है, संप्रत्यय भी होता है, संकेत भी होता है। ठीक है, संकेत भी होता है और प्रतीक भी होता है। ठीक है, और प्रतीक भी होता है। तो ये सभी जो है चिंतन सामग्री के अंतर्गत आ जाते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक अंतःक्रिया के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन किया। तो सामाजिक अंतरक्रिया के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन किसने किया था? तो युंग ने किया था। ठीक है, यहाँ पे भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और क्रेमचर ने जो है शारीरिक रचना के आधार पर किया था। इसको भी याद रखिएगा, शारीरिक रचना के आधार पर जो है व्यक्तित्व का विभाजन किया था। युंग जो है सामाजिक अंतरक्रिया के आधार पर किया था। ठीक है, और स्प्रेंजर ने किसके आधार पर? तो ये मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन किया था। तो ये तीनों ही महत्वपूर्ण हैं, आप लोग इसको तीनों को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न के अनुसार भी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के व्यवहारों को सीखने के लिए प्रभावी अधिगम में आवश्यक तत्व है। प्रभावी अधिगम में आवश्यक तत्व कौन से होते हैं? तो अवलोकन, अनुकरण दोनों होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि विभिन्न व्यवहार को सीखने के लिए प्रभावी अधिगम में आवश्यक तत्व अवलोकन तथा अनुकरण होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 14 नंबर, अभिवृत्ति होती है। तो अभिवृत्ति अर्जित होती है, अनुभवजन्य होती है, वातावरण से प्रभावित होती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अभिवृत्ति जो है अनुभवों के द्वारा विकसित होती है, अतः अर्जित होती है तथा सदैव वातावरण से प्रभावित होती है। यह धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। तो यहाँ पे हम लोग डी ऑप्शन इसमें सही करेंगे। अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक रुचि प्रपत्र का निर्माण किसने किया? तो सही उत्तर जाएगा डी ऑप्शन, एसपी कुलश्रेष्ठ ने। ठीक है, एसपी कुलश्रेष्ठ ने जो है शैक्षिक रुचि प्रपत्र एजुकेशनल इंटरेस्ट फॉर्म का निर्माण किया, जो भारत में रुचि मापन हेतु जो है बहुतायत से इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभिप्रेरक व्यक्तित्व के अंदर वे दैहिक तथा मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो उसे एक निश्चित ढंग से कार्य करने के लिए प्रवृत्त करती हैं। यह कथन किसका है? यह परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये कथन मैकडोगल साहब का है। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसको 2-3 बार इस परिभाषा को जरूर पढ़िएगा और आपको परीक्षा में देखने को जरूर मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, एक बालक श्रवण दोष से ग्रसित है। इस दोष के कारण हो सकते हैं वंशानुक्रम भी हो सकता है, समय से पूर्व जन्म भी हो सकता है, मस्तिष्क की नाड़ियों में सूजन हुई हो सकता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, श्रवण दोष जो है जन्मजात अथवा आकस्मिक परिस्थितियों के कारण हो सकता है। ठीक है, ये वंशानुक्रम भी हो सकता है, समय से पूर्व जन्म लेने से भी हो सकता है, मस्तिष्क की नाड़ियों में सूजन से भी हो सकता है, चोट न लगने से भी हो सकता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आप लोग सही कीजिएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक ने सृजनशील बालक के 84 गुण बताए हैं? टॉरेंस ने। ठीक है, टॉरेंस महोदय ने जो है सृजनशील बालकों की पहचान के संबंध में 84 गुणों का उल्लेख किया है। अगला है, किस मनोवैज्ञानिक ने शारीरिक लक्षणों को बुद्धिमत्ता के आधार पर बताया था? तो लेवेटर ने। ठीक है, 1772 में स्विट्जरलैंड का ये मनोवैज्ञानिक था लेवेटर। इसने जो है बुद्धिमत्ता का आधार शारीरिक लक्षणों को बताया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास की अवस्थाओं में सबसे जटिल मानसिक संक्रिया अवस्था है। सबसे जटिल मानसिक संक्रिया अवस्था है
औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था सबसे जटिल माना जाता है। ठीक है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार जो है बौद्धिक विकास की अवस्थाओं में होने वाली मानसिक क्रिया की जटिलता का क्रम अगर देखा जाए तो सबसे जटिल माना जाता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। दूसरे नंबर पे आ जाता है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तीसरे स्थान पे आ जाता है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और चौथे स्थान पे आ जाता है आपका संवेदीगामक अवस्था। और यही चीज़ सबसे सरल पूछ ले सबसे सरल मानसिक अवस्था तो ये उल्टा हो जाएगा। पहले स्थान पे तब ये आ जाएगा, दूसरे स्थान पे ये आ जाएगा, तीसरे स्थान पर ये आ जाएगा, चौथे स्थान पे ये आ जाएगा और जटिल पूछेगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, क्रम को याद रखिएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दृश्य प्रतिमा की अवस्था है। दृश्य प्रतिमा की अवस्था कौन सी मानी जाती है? तो 18 माह से लेकर के 24 माह तक के बालक को दृश्य प्रतिमा की अवस्था माना जाता है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसको प्रतिबिंबात्मक अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। और 18 माह तक, 1 माह से लेकर के 18 माह तक ये होता है क्रियात्मक अवस्था। ठीक है, क्रियात्मक अवस्था। और 18 से 14 माह तक जो होता है ये प्रतिबिंबात्मक या दृश्य प्रतिमा अवस्था होता है। और 7 वर्ष की अवधि तक यानी 24 माह से 7 वर्ष की अवस्था तक संकेतात्मक अवस्था होता है। तो 3 अवस्थाएं मानी जाती हैं। तो इन तीनों को आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आज्ञापालन की अंधभक्ति पियाजे के किस नैतिक स्तर से संबंध है? तो ये नैतिक यथार्थता से संबंध है। ठीक है, पियाजे की नैतिक यथार्थता के स्तर पर यथावत आज्ञापालन को अच्छा माना जाता है। अर्थात देखा जाए तो इस स्तर का संबंध जो है नैतिक बाध्यता या आज्ञापालन की अंधभक्ति से है। अगला क्वेश्चन है संज्ञानात्मक क्षेत्र का जटिलतम स्तर है। ठीक है, तो ब्लूम ने जो है संज्ञानात्मक क्षेत्र को 6 स्तरों में बांटा था ना। 6 स्तर कौन कौन से थे? पहला ज्ञान था, अवबोधन था, तीसरे नंबर पर अनुप्रयोग था। ठीक है, तीसरे नंबर पर अनुप्रयोग था, चौथे नंबर पर विश्लेषण था, 5वें नंबर पर संश्लेषण था, 6ठे नंबर पे मूल्यांकन था। ठीक है, तो 6 स्तर में बांटा था किसने? ब्लूम ने संज्ञानात्मक क्षेत्र को। और उसमें सबसे जटिलतम स्तर बताया था मूल्यांकन को। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 6 स्तर कौन कौन से हैं? क्रम से लगाइएगा। पहला ज्ञान, अवबोधन, तीसरे पे अनुप्रयोग, चौथे पर विश्लेषण, 5वें पे संश्लेषण, 6वें पे मूल्यांकन और सबसे जटिलतम जो है स्तर वो मूल्यांकन है। ठीक है, तो यहीं से सारे क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लीजिए। यहीं से पूरा क्वेश्चन इसका हो गया। संज्ञानात्मक क्षेत्र किसने बताया था? ब्लूम ने बताया था। संज्ञानात्मक क्षेत्र के कितने भागों में बांटा था? 6 भागों में बांटा था। 6 भाग थे। सबसे जटिलतम स्तर मूल्यांकन था। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अच्छे शिक्षक की विशेषता है। लोकतांत्रिक, सहानुभूतिपूर्ण, मार्गदर्शक, उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अभिप्रेरण का दोहरा कारक सिद्धांत किसने दिया था? अभिप्रेरण का दोहरा कारक सिद्धांत तो हर्ज़बर्ग ने। ठीक है, अभिप्रेरण का दोहरा कारक सिद्धांत हर्ज़बर्ग ने दिया था। अगला क्वेश्चन है सूक्ष्म शिक्षण चक्र की कुल अवधि होनी चाहिए। सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग इसको कहते हैं, 45 मिनट होनी चाहिए, है कि नहीं? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के अनुसार जो है सूक्ष्म शिक्षण चक्र का कुल समय सीमा जो है 45 मिनट होना चाहिए। जबकि एनसीईआरटी कितना बताता है? एनसीईआरटी 36 मिनट बताता है। एनसीईआरटी के द्वारा पूछेगा तो 36 मिनट हो जाएगा। दोनों को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है विलंब विकास किससे संबंधित है? विलंब विकास तो ये सामाजिकरण से संबंधित है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है सांस्कृतिक मूल्य है। सांस्कृतिक मूल्य कौन सा है? नृत्य। ठीक है, नृत्य हो गया, परंपरा हो गया, लोक कला, रीति रिवाज, धार्मिक क्रियाएं, गायन सांस्कृतिक मूल्य है। जबकि ये जो दान है, सेवा है, सहायता परक व्यवहार है, ये सभी सामाजिक मूल्य हैं। ठीक है, ये सभी जो है ये सामाजिक मूल्य में आ जाते हैं और सांस्कृतिक मूल्य में नृत्य आ जाता है। अगला है स्वतः शोध विधि संबंधित है। स्वतः शोध विधि किससे संबंधित है? तो पश्च अन्वेषण और साधन साध्य विश्लेषण से, दोनों से संबंधित है। ठीक है, स्वतः शोध विधि में व्यक्ति समस्या का समाधान करने के लिए सभी विकल्पों की खोज नहीं करता,
बल्कि केवल उन्हीं विकल्पों की खोज करता है जो संगत प्रतीत होते हैं। पश्य अन्वेषण तथा साधन साध्य विश्लेषण जो है ये स्वतः शोध का ही उदाहरण माना जाता है। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सुजननिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सुजननिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये गाल्टन ने किया था। ठीक है, 1883 ईस्वी में सुजननिकी शब्द का पहली बार प्रयोग फ्रांसिस गाल्टन ने किया था। उन्हें सुजननिकी का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संवेगात्मक बुद्धि से संबंध व्यूह रचना का उल्लेख किसने किया है? तो ये मार्जिया पेंजू ने किया है। ठीक है, मार्जिया पेंजू ने जो है संवेगात्मक बुद्धि बढ़ाने के लिए 7 व्यूह रचनाओं का उल्लेख किया था, जिसको संक्षिप्त में क्या कहते हैं? ELEVATE यही कहते हैं। ई से आपका होता है एनवायरनमेंट ऑफ लर्निंग, यानी सीखने के लिए वातावरण। यल से उन्होंने बताया था लैंग्वेज ऑफ इमोशन, संवेग की भाषा। और फिर ई से बताया था स्टेबल ऑफ रिलेशनशिप, यानी संबंध स्थापना। ठीक है, वी से बताया था वैलिडेटिंग फीलिंग, भावनाओं का वैधकरण। ए से बताया था एक्टिव एंगेजमेंट, यानी सक्रिय प्रतिभाग। और टी से बताया था थिंकिंग स्किल्स, यानी चिंतन कौशल। और ई से फिर बताया था इम्प्रूवर थ्रो ऑफ फीडबैक, यानी प्रतिपुष्टि के माध्यम से सशक्तिकरण। तो यही 7 बताया था इन्होंने, किसने? मार्जिया पेंजू ने। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक बालक जो साइकिल चलाना चाहता है, कार चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण होगा किसका? यह उदाहरण ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का होगा। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऊर्ध्व अधिगम अंतरण पहले से अर्जित ज्ञान की सहायता से समान प्रकार की समस्याओं को निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर हल करने की क्षमता कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर एस जलोटा द्वारा प्रतिपादित साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण किस आयु के बालकों पर उपयुक्त है? तो ये 12 से 16 वर्ष। ठीक है, 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए डॉक्टर एस जलोटा ने साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण प्रतिपादन किया था। यह हिंदी भाषा में है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, यह हिंदी भाषा में है। अगला क्वेश्चन है विषय वस्तु की पुनरावृत्ति से विस्मृति कम हो जाती है, यानी याददाश्त कम हो जाती है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। विस्मृति एक मानसिक क्रिया है जिसमें व्यक्ति कुछ बातों को भूल जाता है, परंतु जब उन्हीं बातों को पुनः उसके सामने दोहराया जाता है या पुनरावृत्ति होती रहती है तो वह उसे याद रखता है। इस प्रकार विषय वस्तु की पुनरावृत्ति से धारण करने की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है और विस्मृति को जो है कम किया जा सकता है। स्मृति को बढ़ाया जा सकता है, विस्मृति को कम किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सिद्धांत वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित है? तो ये है आपका चक्राकार प्रगति का सिद्धांत। ठीक है, स्किनर ने विकास को एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया माना, तो मुनरो ने जो है वृद्धि को शारीरिक अभिवृद्धि माना है। और वृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया में कुछ निश्चित सिद्धांत भी माने जाते हैं, जिसमें चक्राकार प्रगति का सिद्धांत एक महत्वपूर्ण माना जाता है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन सही हो जाएगा। 26 नंबर है वह आनुवंशिक विकार जिसमें शिशु में एक अतिरिक्त क्रोमोसोम आ जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो डाउन सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक विकार है जो शरीर में एक अतिरिक्त क्रोमोसोम जोड़ा बन जाने से होता है। अगला क्वेश्चन है डाल्टन विधि के प्रतिपादक हैं, तो हर्ट्स थे। ठीक है, शिक्षण की डाल्टन विधि के प्रतिपादक हेलेन पार्क हर्ट्स, एचपी हर्ट्स थे। अगला है अवधान की मानसिक क्रिया की एकाग्रता, यह कथन है। अवधान किसी मानसिक क्रिया की एकाग्रता है, यह किसने कहा है? तो ये कहा था शायद मैटलिन ने। जी हाँ, मैटलिन ने ही कहा था। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रायड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का संप्रत्यय नहीं है पूछा है प्रश्न में। उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, व्यक्तित्व के
प्रथम व्यवस्थित सिद्धांत का श्रेय सिगमंड फ्रायड को जाता है। उन्होंने अपने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में दो मुख्य संप्रत्यय चेतन, अर्धचेतन तथा अचेतन, ये भी था। इदम, अरहम व पराहम, ये भी था, यानी ये दोनों हो जाएगा। ठीक है। अर्थात प्रश्न में जो ये डी विकल्प है, उपयुक्त में से कोई ऐसा उत्तर नहीं जो उनके सिद्धांत का संप्रत्यय न हो। तो यहाँ संप्रत्यय नहीं है पूछा है, तो ये दोनों तो है, तो यानी ABC भी हो, ये भी होगा, तो यानी डी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न पे कंफ्यूज मत होइएगा। अगला क्वेश्चन है, सांख्यिकी में प्रत्ययों को दर्शाने के लिए रेखा चित्र विधि है। तो सभी रेखा चित्र विधि हैं। वृत्त को भी रेखा से, आवृत्ति बहुभुज को भी रेखा से, संचयी आवृत्ति बहुभुज को रेखा से। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मनोवैज्ञानिक अध्ययन जो है बहुत हद तक संख्यात्मक होने के कारण मनोवैज्ञानिक में जो है संकलित आंकिक प्रदत्तों के विश्लेषण की आवश्यकता है। ठीक है, और प्रदत्तों की रेखाचित्रों की सहायता से दर्शाने की प्रमुख विधियां हैं ये सब: दंड आरेख, वृत्तचित्र, दंडाकृति, आवृत्ति बहुभुज, आवृत्ति वक्र, संचयी आवृत्ति वक्र, प्रतिशत संचयी आवृत्ति वक्र, ये सभी इसके अंतर्गत आ जाती हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा।